तो ये रहेगा टॉपिक आज, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक एवं संविधानेतर निकाय। यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज हैं संविधान में जो एक तो संवैधानिक हैं या फिर संविधान के दायरे के वो बाहर हैं, यानी कि वो मूल संविधान में नहीं थी जब ओरिजिनल बना था, उसके बाद में वो कलेक्ट की गई हैं कुछ और फिर बाद में ऐड की गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो एक तो इसमें ये पढ़ना है कि भाई इसमें कौन कौन सी चीज आती हैं जो मूल संविधान में थी, और एक ये है कि बाद में कौन सी अडॉप्ट की गई हैं और उनको क्या नाम दिया गया है। तो इसमें दो पढ़नी है हमें। एक तो होती हैं संवैधानिक, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल। और दूसरी होती हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। इनको बोलते हैं संविधानेतर। संविधानेतर। तो एक तो संविधानेतर कौन सी है और दूसरी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कौन सी बॉडीज हैं, निकाय। तो इन दो के बारे में बात करनी है कि संवैधानिक में कौन सी पढ़नी है और संविधानेतर में कौन सी पढ़नी है। तो इसमें जो हमें पढ़नी है तो संवैधानिक में पहली एक तो पढ़ेंगे हम महान्यायवादी। महान्यायवादी इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। दूसरा इसमें पढ़ना है हमें निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन। और हमें एक पढ़ना है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक।
भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके बाद में एक पढ़ना है हमें यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। यूपीएससी, तो ये हमें पढ़ने हैं। इसका जो अनुच्छेद आता है, कई बार बता चुके हैं, 76। निर्वाचन आयोग, इसके आते हैं 324 से 329 तक। ये आर्टिकल हैं, अनुच्छेद। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये आते हैं 148 से 151 तक। एक संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, इसके आते हैं 315 से लेकर के 323 तक। अच्छा जी, ये जो आता है हमारा, ये भाग है जिसमें यूपीएससी आती है, ये भाग है 14। ये भाग 14 में आती है, और निर्वाचन आयोग भाग 15 में आता है। भाग 15। तो ये हमें पढ़ने हैं। तो ये संवैधानिक में आएंगे, संवैधानिक निकाय। हालांकि है तो और भी, लेकिन अब फिलहाल में आज इतना ही हो पाएगा, तो इन्हीं को पढ़ेंगे। और दूसरी साइड में जो एक्स्ट्रा हैं, यानी कि जो बाद में ऐड की गई हैं, वो कौन सी हैं, तो इनको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहली जो होती हैं उनको बोलते हैं सांविधिक। अब क्या होता है सांविधिक का मतलब, अभी बताएंगे थोड़ी देर में। तो एक तो होती है सांविधिक, सांविधिक, और एक होती है गैर सांविधिक। गैर सांविधिक निकाय। देखो, जो सांविधिक हैं, अब ये बात तो आपको पता है कि भाई वो तो पहले से ही मूल संविधान में थे। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो वो व्यवस्था तो पहले ही ऐड कर दी गई थी, लेकिन ये वाली बाद में ऐड की गई हैं। और इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो सांविधिक वाली तुम्हारी हैं, जैसे राष्ट्रीय
महिला आयोग, जैसे एक तो ये निकाय है, दूसरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो जो ये इस प्रकार के आयोग हैं, या आप इनको निकाय बोल सकते हैं, तो ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे, ये पहले से नहीं थे। तो इनमें फर्क ये है कि जो सांविधिक वाले आयोग हैं, इसमें जब इनको लाते हैं तो ये लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट तीनों से पास होने चाहिए। यानी कि जब हम कोई नया आयोग बना रहे हैं, तो अगर वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा पासिंग प्रक्रिया से आ रहे हैं, तो फिर वो सांविधिक में चले जाएंगे। और अगर वो लोकसभा से पास नहीं हो रहे हैं, कोई बिल है, कोई नया चीज बनाना चाह रहे हैं, लोकसभा से पास नहीं कराया, राज्यसभा से पास नहीं कराया, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट सिग्नेचर से जिनको बना रहे हैं कोई ऐसा आयोग, कोई ऐसी बॉडी, तो फिर वो गैर सांविधिक में चली जाएगी। बस एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो हम ऐड करेंगे वो लोकसभा से पास होती है, राज्यसभा से पास होती है और राष्ट्रपति साइन होता है। यहाँ क्या है, ना तो लोकसभा से पास होगा, ना राष्ट्रपति, सॉरी, ना राज्यसभा से पास होगा, केवल प्रेसिडेंट सिग्नेचर से उसका गठन हो जाएगा। तो ये सांविधिक और गैर सांविधिक हैं। अब इनमें कौन कौन सी चीज आती है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऐसे जितने भी आयोग हैं ये, तो ये बाद में अडॉप्ट किए गए थे संविधान में, इनको बोलते हैं सांविधिक। तो इनमें लिखना है सांविधिक और गैर सांविधिक में। इनको, यानी कि सांविधिक में ऐसे निकाय, ऐसे निकाय जो मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में, इनको बाद में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट सिग्नेचर के बाद ऐड किया गया था। ऐड किया गया था। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, शायद 1992 में इसका गठन किया गया था। और दूसरा है ऐसे ही, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो जो ऐसी बॉडीज हैं या ऐसे निकाय हैं या ये आयोग थे जो बाद में ऐड किए गए थे और संसद की प्रक्रिया से ये ऐड किए गए थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सिग्नेचर के बाद इनका गठन किया गया था। और ये कैसे निकाय हैं, इनमें क्या बोल सकते हैं आप?
गैर सांविधिक में ऐसे निकाय जो राष्ट्रपति हस्ताक्षर के द्वारा प्रत्यक्ष या डायरेक्ट गठित किए हैं, जैसे योजना आयोग जिसका गठन 15 मार्च 1950 15 मार्च 1950 को ये बनाया गया था, जिसमें हमारी पंचवर्षीय योजनाएं आती थी पहले। अब तो पंचवर्षीय योजना नहीं है, अब तो नीति आयोग आ गया है। तो योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग आया है। 1 जनवरी 2015 गठन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो इसका रिप्लेस किसने कर दिया है? इसका रिप्लेस अब आ गया इसकी जगह पर नीति आयोग। नीति आयोग, और ये बनाया गया है 1 जनवरी 2015 को, और ये नरेंद्र मोदी के द्वारा गठित किया गया था। और रिप्लेसमेंट किसका हुआ है? योजना आयोग का। रिप्लेसमेंट इसको चेंज करके अब ये बना दिया गया है नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से। और लास्ट वाली जो पंचवर्षीय योजना थी 2012 से जो 2017 तक चलती, तो उसको 2015 में ही खत्म कर दिया है। अब 2015 से नीति आयोग है जो 2030 में अपनी रिपोर्ट देगा। और पंचवर्षीय योजना हर 5 साल में अपनी रिपोर्ट पहले देती थी। तो एक तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट सिग्नेचर से, और ये डायरेक्ट राष्ट्रपति हस्ताक्षर से गठन किया गया है बाद में। और योजना आयोग, अब इसकी जगह पर नीति आयोग। तो ये सांविधिक और गैर सांविधिक में भाई क्या डिफरेंस है, और कौन से आयोग कैसे गठित किए जाते हैं, और कहां पर उनको स्थान मिलेगा। तो ये लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट वाले थे। और ये नीति आयोग ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री के द्वारा, सॉरी राष्ट्रपति के द्वारा साइन से किए जाते हैं। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। इसका अध्यक्ष ये होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। योजना आयोग का भी यही होता था। अब इसके बाद में तो ये तो था कि भाई क्या होती हैं संवैधानिक या संविधानेतर निकाय, बॉडीज, या फिर कोई आयोग। अब बात करेंगे कि भाई
महान्यायवादी क्या चीज है, क्या इसके कार्य हैं, और निर्वाचन आयोग 324 से 329 भाग 15 भारत का कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक और यूपीएससी, इसके बारे में पढ़ना है। तो पहली हेडिंग है महान्यायवादी। महान्यायवादी महान्यायवादी तो इसके बारे में पहला पॉइंट, महान्यायवादी संवैधानिक पद है कि एक तो ये संवैधानिक पद है, दूसरा महान्यायवादी महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी। यानी कि जो भारत सरकार को किसी भी कानून के या विधि के मामले में अपनी जानकारी देता है या अपनी सलाह देता है कि ये मतलब कि कोई जो चीज भारत सरकार करना चाहती है कि उस पर अपनी कानून वाले मामले में ये अपना एडवाइस देता है कि भाई ये काम ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो भारत का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी। और इसी के पैरेलल में उसमें राज्य में होता है महाअधिवक्ता, वो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो एक पैरेलल में उसका और लिख लो। ऐसे ही ये महान्यायवादी इस सेंटर में है और महाअधिवक्ता महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल महाअधिवक्ता, इसका कि भाई इसका आर्टिकल क्या है, इंपोर्टेंट है, इसका अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो ये आता है तुम्हारा अनुच्छेद 76 में। और ये जो आता है आर्टिकल 165 में, अनुच्छेद 165 में। तो इसका पहला पॉइंट क्या रहेगा, यह राज्य सरकार का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी, विधि या कानूनी अधिकारी। तो ये राज्य का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है।
और वो वाला वो सेंटर का है, ये राज्य के लेवल पर काम करता है। दूसरा, इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे महान्यायवादी वाले में, यह राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत्र होता है। प्रसाद पर्यंत्र का मतलब यानी कि नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है और इसको हटाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास में है। इसमें दूसरा, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत्र होता है, नियुक्त होता है। नियुक्त नहीं, प्रसाद पर्यंत्र में तो नियुक्ति और हटाने की दोनों आ जाएंगी, तो प्रसाद पर्यंत्र होता है। जब राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत्र अपने पद पर रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके कार्यकाल का भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई ये फिक्स टाइम पीरियड के लिए नियुक्त किए जाते हैं, तो इनका टाइम पीरियड का भी कोई बाउंडेशन नहीं है। मन करेगा राष्ट्रपति और राज्यपाल इनको हटा सकते हैं और नियुक्त कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, यह भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर होता है, यानी कि इसमें योग्यता और सैलरी, योग्यता और सैलरी, एलिजिबिलिटी और इसकी सैलरी वगैरह इसी के बराबर होती हैं। तो यहां क्या हो जाएगा फिर, ये इसमें आ जाएगा इसकी योग्यता राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होती है। तो सेम सी बात है दोनों। अगला पॉइंट, चौथा, पांचवा, यह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, भाषण दे सकता है, परंतु मत नहीं डाल सकता, मत नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता भाई? तो मत नहीं डाल सकता, क्यों?
क्योंकि यह संसद सदस्य प्लस ना तो ये संसद सदस्य होता है और प्लस ना ही सरकारी व्यक्ति। तो जब ये सरकारी व्यक्ति होता है, सरकारी व्यक्ति नहीं होता है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, प्राइवेट किसी न्यायालय में वकालत फिर ये कर सकता है, किसी प्राइवेट न्यायालय में ये वकालत कर सकता है। ना ही सरकारी व्यक्ति, तो इसको निजी वकालत से नहीं रोका जा सकता, निजी वकालत से रोका नहीं जा सकता। जा सकता, तो यह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मत नहीं डाल सकता। पांचवा पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट, यह भारत सरकार की तरफ से कानूनी मामलों में भारत सरकार की तरफ से कानूनी मामलों में सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट में पेश होना, पेश होना। तो भाई ये जो है भारत सरकार की तरफ से कानूनी मामलों में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पेश होना। ठीक है जी। अगला पॉइंट, सातवां पॉइंट, तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, तो ये था मोतीलाल सीतड़वाल, मोतीलाल सीतलवाड़, मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़। तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, और अब कौन है, आर वेंकट रमनी।
अब कौन है? आर वेंकट रमनी। तो ये महान्यायवादी के बारे में थोड़ा सा जानकारी थी। एक ये और है कि सबसे ऊपर तो होता है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। इसको यहीं एंड कर देते हैं। तो अटॉर्नी जनरल, लेकिन इससे नीचे होते हैं तुम्हारे सोलिसिटर जनरल। और इसके नीचे एक्स्ट्रा सोलिसिटर जनरल। तो एक बात ये है कि ये दोनों वाले जो नीचे लिखे हैं ये संवैधानिक नहीं है। ऊपर वाला संवैधानिक है, ये इसके नीचे काम करते हैं। तो ये दोनों संवैधानिक नहीं है। ये दोनों संवैधानिक नहीं है। तो ये महान्यायवादी के बारे में जानकारी थी। अब देखेंगे आगे कौन सा लिखवाया था। इसके बारे में बात करेंगे। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तीसरा, इसके बाद है अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसके ये चलते हैं, इसके आर्टिकल हैं 148 से 151 तलक।
तो 148 से 151 तक। एक 148 से 151 तक। पहला, 148 में आता है स्केग का पद। 149 कैग की शक्ति व कर्तव्य। इसमें ये दो से ही काम चल जाएगा, बाकी कोई बात नहीं है। 148 और 149। अब इसकी बात करते हैं कि भाई ये होता क्या है, क्या इसके कार्य हैं। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो सेंटर लेवल पर ये मुख्य तौर से घोटालों की जांच करता है कि जो भाई घोटाले होते हैं भारत के अंदर, अब या तो वो हो रहा होगा सेंटर के लेवल पर और या फिर वो हो रहा होगा राज्य के लेवल पर। तो इसका कार्य ये है कि जो वो घोटाला हुआ है उसकी जांच करना। जैसे इसने जांच कर दी और जांच करके ये अपनी एक रिपोर्ट बना लेता है, जिसको बोलते हैं कि भाई इसने अपनी रिपोर्ट ऑडिट कर दी, यानी कि रिपोर्ट को ऑडिट करता है या रिपोर्ट को बनाता है। और जब इसने रिपोर्ट बना दी तो रिपोर्ट को, मामला सेंटर के लेवल पर है तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। जो घोटाला की जांच इसने की है तो उस जांच को, उस रिपोर्ट को जो इसने एडिट की है, ऑडिट की है, तो उसको या तो राष्ट्रपति को देगा अगर सेंटर के लेवल पर है। अगर वो राज्य के लेवल पर है तो उसको वो राज्यपाल को देगा अपनी रिपोर्ट जो उसने ऑडिट की है। तो इसका कार्य क्या है? घोटालों की जांच करना। तो ये जांच करता है, उसके बाद में राष्ट्रपति को मिल जाएगी या राज्यपाल को मिलेगी। वो उसके बाद में फिर क्या जाता है भाई, राष्ट्रपति को जैसे पहुंच गई तो फिर वो लोकसभा में जाएगी और राज्यसभा में जाएगी, और ऐसे ही राज्यपाल को मिल जाएगी तो राज्यपाल फिर उसको विधानसभा में भेजेगा। तो इसका कार्य क्या है? तो पहले तो इसकी नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति के बारे में तो कई बार हम बता चुके हैं। एक तो इसकी नियुक्ति और एक हटाना, कि भाई इसको कौन हटाता है। एक इसकी नियुक्ति और एक इसको हटाना। तो नियुक्ति के बारे में और इसके बारे में पहले भी कई बार बता दिया। तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और हटाता कौन है इसको? हटाने की शक्ति, हटाने की शक्ति संसद को है।
तो हटाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संसद में लोकसभा, राज्यसभा जांच करेंगे, उसके बाद ये हट जाएगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके कार्य क्या है? इसका वर्क, इसका वर्क, तो इसका वर्क क्या है, क्या कार्य करता है ये? तो ये स्कैग भारत में होने वाले होने वाले केंद्रीय या राज्यों के घोटालों की जांच करता है। तो ये सेंट्रल लेवल पर या फिर राज्य के लेवल पर जो घोटाले होते हैं उनकी जांच करता है। और जब ये जांच कर देता है अपनी, भाई मान लो कैग ने अपनी जांच कर दी और जांच के बाद ये अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर इस रिपोर्ट को ये दो जगह पेश करेगा। अगर मामला केंद्र का है तो ये राष्ट्रपति को देगा, अगर घोटाला राज्य का है तो राज्यपाल को देगा। राष्ट्रपति को कब देगा और राज्यपाल को कब देगा, यानी कि दो मामले बन जाते हैं। कैग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, ऑडिट करता है उसको, और फिर ये राष्ट्रपति को देगा या फिर इसको राज्यपाल को ये सौंपेगा। एक पॉइंट ये और लिखना, कैग पहले कैग पहले दो प्रकार का कार्य करता था। तो पहला तो ये कार्य करता था अकाउंटिंग का, पहले ये दो कार्य करता था, एक अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन, और दूसरा ये कार्य करता था रिपोर्ट ऑडिट। रिपोर्ट ऑडिट। तो अब इसका ये जो काम है ये खत्म कर दिया है। अब केवल ये एक काम करता है, रिपोर्ट को बनाता है या फिर रिपोर्ट को ये ऑडिट करता है। यानी कि पहले वाला काम इसका अब खत्म कर दिया है, तो ये उस काम को अब नहीं करता है। तो ये इसके बारे में जानकारी थी। और ये बात कर लेते कि भाई पहले, सबसे पहला एक तो पहला कैग और एक अब वर्तमान कैग। तो पहले जो था वो था तुम्हारा नरहरि राव। नरहरि
राव। और अब जो है वो है तुम्हारा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये तुम्हारी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी थी कि भाई ये क्या है, इसकी नियुक्ति, क्या हटाना, क्या काम ये करता है, रिपोर्ट कहाँ देता है, कैसे देता है। अगला। अब बात करेंगे निर्वाचन आयोग की। कौन सा है अगला पॉइंट? तुम्हारा है ये। अब करते हैं निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग। तो इसके आर्टिकल हैं कि निर्वाचन आयोग के जो आर्टिकल हैं, तो ये 324 से 329 तक चलते हैं। किसके हैं ये? निर्वाचन आयोग के। तो निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग क्यों गठित किया गया है? तो सबसे पहली बात तो यह है कि देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करने के लिए भारत के संविधान के सदस्यों ने इस बात पर पहुंचे थे कि भाई एक निर्वाचन आयोग भी होना चाहिए कि जो देश में होने वाले राज्य के लेवल पर, सेंटर के लेवल पर, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, जितने भी चुनाव भारत में होते हैं, तो चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था निर्वाचन आयोग। अब इसमें कितने सदस्य होते हैं, उनकी टाइम पीरियड क्या होता है, कौन उनको सिलेक्ट करता है, कौन उनको हटाता है, निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं, और निर्वाचन आयोग के सदस्यों के बारे में और जानकारी। तो सबसे पहले तो अनुच्छेद तो हो जाएगा 324 से 329 तक ये चलेंगे। तो इसके सदस्य तो इसमें सदस्य कितने रहेंगे? तो सदस्यों के बारे में इसमें एक तो रहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। इसको बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस में अन्य आयुक्त। ये कितने रहेंगे? तो अन्य आयुक्त के बारे में
संविधान में ऐसा लिख रखा है कि राष्ट्रपति समय के हिसाब से जितना चाहे उतना सिलेक्ट कर सकता है या कितनों की नियुक्ति कर सकता है। भाई एक सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो रहेगा ही रहेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त तो रहेगा, प्लस में अन्य आयुक्त जो हैं वो राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया है, समय के हिसाब से वो अपने मन से नियुक्त कर सकता है, 2 4 6 जितने भी वो चाहे। तो अन्य आयुक्त राष्ट्रपति समय के अनुसार चुनेगा। तो राष्ट्रपति अन्य आयुक्तों को समय के अनुसार चुनेगा कि जितनी जरूरत है उतनी रख लेगा, और ये तो रहेगा एक। तो ये हो जाएगा इसके सदस्य, और इनका टाइम पीरियड, कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल रहेगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जौन सी भी एज पहले हो। यानी कि मैक्सिमम वो 6 वर्ष तक कर सकता है, या फिर 6 वर्ष उसकी एज नहीं हुई है, 6 वर्ष का उसका कार्यकाल नहीं हुआ है, उससे पहले उसकी एज 65 वर्ष होगी है, तो फिर 65 वर्ष वाली काउंट होगी। या तो पहले, या तो 6 वर्ष वो पूरे करेगा, और अगर उसके 6 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, 65 साल एज उससे पहले हो गई है, तो फिर वो 65 वर्ष वाली काउंट की जाएगी। तो अब पहले बात करते हैं कि भाई इसके कार्य क्या हैं। तो पहले लिखेंगे इसके कार्य। कार्य, वर्क, कि ये क्या कार्य करता है निर्वाचन आयोग। पहला, देश के अंदर संसद या राज्यों के विधानमंडल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। यानी कि देश के अंदर होने वाले विभिन्न विभिन्न चुनाव जितने भी तरीके के हुए हैं, तो उनकी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। तो एक पॉइंट तो इनका ये हो जाएगा भाई, इलेक्शन के या फिर इलेक्शन कमीशन के या निर्वाचन आयोग के कार्य क्या हैं। दूसरा कार्य है इसका, देश के अंदर चुनावों में
अधीक्षण, अधीक्षण, निर्देशन, अधीक्षण करना, निर्देशन देना। तो एक तो अधीक्षण और डायरेक्शन, तो दो बात ये। तीसरी, राजनीतिक पार्टियों को पार्टियों को मान्यता प्राप्त करवाना। भाई कोई नई पार्टी बनी है और अगर वो निर्वाचन आयोग के हिसाब से चुनाव में अपना बहुमत, अपने रुझान अच्छे दर्शाती है, तो उसको भाई मान्यता प्राप्त कराना कि भाई ये इलेक्शन के लिए जो पार्टी अब बन चुकी है। भाई पहले जो पार्टी गठित होती है कोई भी, तो पहले उसको निर्वाचन आयोग एक ही बार में उसको मान्यता प्रदान नहीं करता है। हालांकि सिंबल वो उसको जरूर देता है, लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं करता है। तो पार्टी को मान्यता प्राप्त करना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना, आवंटित करना। अगला, अगला पॉइंट, एक तो अधीक्षण देना, निर्देशन देना किसी भी बात के ऊपर, या फिर चुनाव चिन्ह आवंटित कराना और पार्टी को मान्यता प्रदान करना। चौथा पॉइंट, संसद या राज्य विधानमंडल या फिर राज्यों विधानमंडल के सदस्यों के अयोग्य या योग्य करार देना। कि भाई जो जीत करके पार्टी छोड़ के भागते हैं, तो उनके बारे में कार्रवाई करना। 5वां पॉइंट, मुख्य चुनाव आयुक्त और
अन्य आयुक्तों को संसद की विशेष बहुमत के द्वारा हटाना, जांच करके। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों को संसद की विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाना। लास्ट पॉइंट। तो संसद और विधानसभा विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता की जानकारी राष्ट्रपति, यानी कि संसद वालों की राष्ट्रपति को, और विधानसभा वालों की राज्यपाल को जानकारी देना। देना। तो ये निर्वाचन आयोग के बारे में है। एक बात और कर लेते हैं अब यूपीएससी के बारे में। अगला कौन सा है? अब रह गया तुम्हारा यूपीएससी। यूपीएससी यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। इसके आर्टिकल हैं 315 से 323 तक। 315 से 323 तक। और इनका भाग है भाग 14। भाग 14
तो सबसे पहले सदस्य, तो एक तो होगा अध्यक्ष, एक अध्यक्ष प्लस में सदस्य जितने राष्ट्रपति उचित समझे। तो सदस्य बाकी कितने रहेंगे कि राष्ट्रपति जितना उचित समझे, अध्यक्ष कितना रहेगा, एक। ठीक है जी। टोटल मेंबर जो इसके रहेंगे, टोटल मेंबर वो 9 से 11 सदस्य, 9 से 11 टोटल ये रहेंगे। और इनका भी लिख रखा है कि भाई वो कितने कितने होंगे। तो 50% और 50%, तो 50% तो ये जो रहेंगे, ये रहेंगे तुम्हारे ब्यूरोक्रेट्स, इसको बोलते हैं नौकरशाही, नौकरशाही से, यानी कि जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से रिटायर हों, से हों। तो ये कैसे हैं, नौकरशाही से, ब्यूरोक्रेट्स, इनसे 50% होंगे। और 50% होते हैं टेक्नोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, इनको बोलते हैं विशेषज्ञ। तो ये कितने होंगे, ये 50% होंगे किसी चीज के विशेषज्ञ। और इनका टाइम पीरियड, कार्यकाल, 6 वर्ष या 65 वर्ष कार्यकाल सदस्यों का। ठीक है जी। अब लिख लेते हैं इसके, भाई यूपीएससी के क्या कार्य हैं। तो वर्क ऑफ यूपीएससी, तो यूपीएससी के कार्य, तो यूपीएससी के कार्य, तो पहला कार्य, देश के लिए, देश के लिए सिविल सेवक, सिविल सेवकों की नियुक्ति करना, देश के लिए सिविल सेवकों की नियुक्ति करना। दूसरा,
परीक्षा संबंधी नियम बनाना। तीसरा, परीक्षा और साक्षात्कार। परीक्षा और साक्षात्कार के लिए नियुक्ति करना। नियुक्ति करके उनको विभिन्न सेवाओं में भेजना। विभिन्न सेवाओं में भेजना। तो देश के लिए सिविल सेवकों की नियुक्ति करना। चौथा, सिविल सेवकों के पदोन्नति करना। करना। पांचवा, जो घायल हो जाते हैं सिविल सेवक, घायल सिविल सेवकों के लिए उचित निर्णय देना। एक बात दूसरी, यूपीएससी को पहली बार 1926 में गठित किया गया। दूसरा पॉइंट, यूपीएससी को 1935 के अधिनियम यूपीएससी प्लस पीएससी, यानी कि स्टेट के लिए पीएससी, यानी कि यूपीएससी और पीएससी को 1935 के अधिनियम पर रखा गया। तीसरा, पहले यूपीएससी के
चेयरमैन सर रोस वारकर थे। सर रोज वारकस थे। चौथा पॉइंट, यूपीएससी को 1919 के अधिनियम पर नहीं रखा गया। चौथा पॉइंट, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक पीएससी हो सकता है। एग्जाम्पल, पहले हरियाणा प्लस पंजाब का पीएससी एक था, यानी कि दोनों राज्यों के लिए एक ही सिविल सेवा थी जो सेंटर वाली होती है। अब दोनों की अलग अलग कर दी गई है जब से ज्यादा भ्रष्टाचार देखा गया था उसकी भर्ती में। एक ये हो चुका है अब। एक बात कर लेते हैं इनकी नियुक्ति की, सदस्यों की नियुक्ति। सदस्यों की नियुक्ति, पहला, पहली यूपीएससी और पीएससी के सदस्यों की नियुक्ति। बी से प्रेसिडेंट, यूपीएससी के की प्रेसिडेंट, या जो स्टेट के पीएससी है उनकी गवर्नर नियुक्ति करेगा। दूसरा, हटाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को है।
जांच के द्वारा। और हटाएगा कौन इनको? सुप्रीम कोर्ट हटाएगा जांच के द्वारा। इनकी नियुक्ति और जितनी भी इनकी नियुक्ति थी हटाना था पहले ही। जब मैंने आज से 10-11 क्लास पहले ली थी तो इनकी नियुक्ति सबकी बता दी थी, कौन इनको हटाता है कौन इनको चुनता है, 3 कॉलमों से अलग अलग इनको बताया था। तो अभी काम करते हैं इनके अनुच्छेद और 315 से 323 तक है ये। तो ये यूपीएससी के बारे में जानकारी थी कि भाई ये कार्य क्या करती है, कितने सदस्य होते हैं, कैसे नियुक्ति की जाती है, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, हटाता कौन है, या फिर और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये लास्ट है, इसके बाद कल करेंगे। धन्यवाद।